हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत बढ़िया होगे और पढ़ाई भी एक नंबर चल रही होगी। तो आज बिना टाइम को वेस्ट किए ना कोशिश करते हैं 20 से 25 मिनट में पूरी की पूरी पेनल्टीज एंड प्रोसिक्यूशन चैप्टर को कवर करने की। इंटेंशन रहेगा कि चैप्टर पूरा आपको याद रहे। इंटेंशन रहेगा कि ये चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन एमसीक्यूज में है या फुल फेजिड क्वेश्चन है आप अटेम्प्ट कर पाओ। इतना सुनने के बाद भी अगर पहले कभी नहीं पढ़ा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको सुन लोगे तुम्हारा काम काफी हद तक हो जाएगा। पूरे सेक्शन में पूरे चैप्टर में दो सेक्शंस दिए हुए मेजरली पेनल्टीज में दो सेक्शंस है, 270 और 271। 270 को एक पार्ट मैंने बांट दिया जो कि मिस रिपोर्टिंग और अंडर रिपोर्टिंग की बात करते हैं, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। 271 जो कि लेटर सेक्शन है उसके अंदर 11 सब सेक्शंस हैं, ए से लेके के तक। इन सबको मैंने अलग अलग हिस्सों में बांट दिया है, तो हमको दो सेक्शन पढ़ने हैं। एक सेक्शन बाद में पढ़ेंगे, एक सेक्शन जिसके अंदर बहुत सारे सब सेक्शन है उसको भी मैंने कैटेगरीज में बांट दिया है, उसको भी पहले पढ़ेंगे। सबसे पहली कैटेगरी है अकाउंट्स एंड ऑडिट्स। सेकंड, जहां बदमाशी चोरपंती या फिर धोखेबाजी हो रही उसमें क्या पेनल्टीज है, या फिर कैश लोन्स एंड एडवांसेस में क्या पेनल्टीज लगेगी, ट्रांसफर प्राइसिंग में क्या पेनल्टीज लगेगी, एसएफटीज में क्या पेनल्टीज लगेगी और अदर्स में क्या पेनल्टीज लगेगी। परेशान मत हो, अदर्स में कुल चार ही है, ठीक है, वो भी तुमको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। सीधे सीधे वापस इधर मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। सबसे पहले अकाउंट्स एंड बुक्स की ऑडिट की पेनल्टी। अगर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं किया, ए फॉर अकाउंट्स, ए फॉर 271 ए, 271 ए फॉर अकाउंट्स, अगर आपने अकाउंट्स मेंटेन नहीं किया एज पर सेक्शन 44 डबल ए, 25,000 रुपए की पेनल्टी लग जाएगी। ठीक है, याद कर, तुमने ऑफिस में तो पढ़ा हुआ है प्लस पीजीबीपी में पढ़ा हुआ है। पीजीबीपी में भी अगर तुमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स 44 ए के अकॉर्डिंग मेंटेन नहीं किया तो 25,000 की पेनल्टी लगती थी। तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं, 271 ए में आपको 25,000 की पेनल्टी लग जाएगी अगर आपने अकाउंट्स मेंटेन नहीं किए। एंड फिर कहता है अगर आपने बुक्स का ऑडिट नहीं करवाया, 271 बी, 271 बी बी यानी बुक्स का ऑडिट आपने नहीं कराया, तो क्या पेनल्टी लग जाएगी? याद करो वो दिन जब 30 सितंबर को तुम टैक्स ऑडिट अपलोड नहीं करते, तुम्हारा प्रिंसिपल तुमको बोलता था ना 1.5 लाख रुपए की पेनल्टी लग जाएगी। एक्चुअली इट वॉज 0.5% ऑफ टर्न ओवर सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 1.5 लाख रुपए। तो 0.5% ऑफ द सेल्स इसमें माना जाएगा पेनल्टी, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 1.5 लाख रुपए, अगर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट नहीं करा है। तो वापस मेरी तरफ देखो, अकाउंट्स एंड ऑडिट की कौन कौन सी होती है। अकाउंट्स अगर मेंटेन नहीं किए 44 डबल ए के तो 25,000 की पेनल्टी लग जाएगी। अगर आपने ऑडिट नहीं करवाया बुक्स का ऑडिट नहीं करवाया तो आपके ऊपर 0.5% ऑफ द टर्नओवर पेनल्टी लग जाएगी, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 1.5 लाख रुपए। क्या इतनी बात आपको समझ में आती है? जी हाँ बोलो एक बार, प्यार से यस बोल दो, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अकाउंट्स की पेनल्टी डन। अब बात करते हैं जहां ना आपने, अच्छा ऊपर एक चीज का और ध्यान देना, ये पेनल्टी सिर्फ एओ, सीआईटी और जेसीए यानी ज्वाइंट कमिश्नर अपील से दे सकता है। अगर आपके ऊपर अकाउंट्स की पेनल्टी लग गई ना तो आपके ऊपर ऑडिट वाली पेनल्टी नहीं लगेगी। बड़ी सीधी सी बात है, अगर आपने अकाउंट्स ही मेंटेन नहीं किए और आपने उसकी पेनल्टी भी भर दी, जब अकाउंट्स ही मेंटेन नहीं किए तो आपके ऊपर ऑडिट करवाने की लाइबिलिटी नहीं आती, तो आपने यहाँ की पेनल्टी भर दी तो यहाँ की पेनल्टी आपको नहीं भरनी पड़ेगी। ठीक होगा इतनी बात, अगर अकाउंट्स की पेनल्टी लग गई तो आपको ऑडिट की पेनल्टी नहीं लग। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगला है बदमाशी की आपने, या आपने चोरपंथी की, या आपने सरकार के साथ साथ धोखेबाजी करी। अगर आपने बदमाशी की, चोरपंथी की, धोखेबाजी की, तो एओ, सीआईटी अपील्स या फिर ज्वाइंट कमीशन अपील्स ना आपके ऊपर पेनल्टी लगाए। किस किस सेक्शन में? 271 ए ए बी यानी बदमाशी में लगा सकता है, सी यानी चोरपंथी में लगा सकता है, डी यानी धोखेबाजी में लगा सकता है। सर बदमाशी क्या होता है? हमने ना इनकम डिस्क्लोज ही नहीं की, अनडिस्क्लोज इनकम इन सर्च। ठीक है, सर्च के टाइम पे आप सर्च से पहले आप सर्च में पता चला कि आपकी बहुत सारी अनडिस्क्लोज इनकम पड़ी हुई है। सर्च के टाइम पे, सिर्फ और सिर्फ सर्च के टाइम पे आपको पता चला कि आपकी बहुत सारी अनडिस्क्लोज इनकम है, तुमने कैश में बहुत सारी सेल्स कर रखी है, तुमने अपनी अलमारी में बहुत कैश छुपा रखा है। उस कैश के ऊपर पेनल्टी लगाएंगे सीधे सीधे 30% या 60% में। ठीक है, कब 30% लगेगा कब 60% लगेगा, सीधे सीधे पहले उसको देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ हमने बोला जब सर्च के टाइम पे ना आप मान लोगे ना, जब आपके अगेंस्ट रेड चल रही होगी और आप मान लोगे ना कि कि आपको आपने आपकी वो अनडिस्क्लोज इनकम है, प्लस आपने वो कैसे कमाई ये भी बताओ, प्लस उस पर टैक्स भर दो, इंटरेस्ट भर दो, तो ना आपके ऊपर 30% की पेनल्टी लगेगी। अगर एक भी केस दूसरा होता है ना जहां आपने बताया नहीं कैसे कमाई है, या फिर आपने उस पर इंटरेस्ट टैक्स नहीं भरा, तो उस केस में 60% पेनल्टी लग जाएगी। मैंने क्या बोला, जब आपने ना बीच से बदमाशी की, सर्च के टाइम पे ना अनडिस्क्लोज इनकम मिली, तो उस पे क्या पेनल्टी लगेगी? उस पे पेनल्टी लगेगी सीधे सीधे 30% या 60%। ठीक हो गई इतनी बात। अगर ना चोरपंथी की, आपने चोरपंथी किया, आपने टैक्स चुरा लिया यानी आपने इनकम छुपा लिया, आपने टैक्स ऐसी जगह इनकम छुपा दी जहां सरकार को पता ही नहीं है, तो भर भर के कैश में सेल्स करते थे, उसके ऊपर कोई टैक्स तुमने नहीं भरा, तो उसके ऊपर ना सरकार क्या पेनल्टी लेगी? उसको अनडिस्क्लोज इनकम में जितना टैक्स लगता है ना, उस पे 10% की पेनल्टी ले लेगी।
ठीक हो गई इतनी बात। टैक्स कितना लगता था? याद करो पहला चैप्टर जिसमें तुमने पढ़ा 60% का टैक्स प्लस 25% का सरचार्ज प्लस 4% का एजुकेशन सेस, यानी कुल मिला के 78% का तुमको टैक्स लगता था। उस 78% का ना इंटू 10% आपको पेनल्टी लग जाएगी इसमें। यानी अगर आपने अनडिस्क्लोज इनकम कुछ रखी है, अनडिस्क्लोज इनकम रखी है सेक्शन 68 से लेकर 69 की, 69 डी की। 68 कौन सा होता था? आपने कैश क्रेडिट अकाउंट में कोई भी पैसे आ जा रहे तुमको पता नहीं कैसे, तुमने एसेट खरीद लिया, तुमको सोर्स प्रूफ नहीं कर पा रहे कैसे, तुमने बुलियन खरीद लिया, तुम सोर्स प्रूफ नहीं कर पा रहे, तुमने खर्चे डाल दिए लेकिन तुम पैसे का सोर्स प्रूफ नहीं कर पा रहे। इन सब केसेस में ना सीधे सीधे 10% ऑफ द टैक्स की पेनल्टी आपके ऊपर लग जाएगी। लेकिन अगर आपने ना डायरेक्टली उस इनकम पे ना आपने डायरेक्टली टैक्स भर दिया ना, तो आपके ऊपर फिर पेनल्टी नहीं लगेगी कहता है। और कहता है कि अगर आपके ऊपर 270 है, यानी अंडर रिपोर्टिंग और मिस रिपोर्टिंग में अगर आप पेनल्टी भर चुके हो ना, तो भी यहाँ पे आपको पेनल्टी भरने की जरूरत नहीं। बड़ी सीधी सी बात है, वहां 100-200% पेनल्टी तुमसे भरवा लेंगे, तो यहाँ 10% क्यों ही लेंगे तुमसे। और तीसरी बात कहता है, अगर आपने धोखेबाजी की, आपने ना जबरदस्ती के फेक एक्सपेंसेस लगाए या फिर फेक इनकम डाली या फेक इनकम निकालने की कोशिश की ताकि आप अपना टैक्स एविजन कर सको या टोटल इनकम कम कर सको, उस केस में 100% ऑफ द फॉल्स एंट्री की आपके ऊपर पेनल्टी लगा दी जाएगी। तो मैंने क्या बोला मेरी तरफ ध्यान से देखो। मैंने बोला कि अगर तुमने ना बदमाशी की है, दैट इज सेक्शन 271 ए ए बी, तुमने ना सर्च के टाइम पे अनडिस्क्लोज इनकम मिलती है, उस पे 30% और 60% की पेनल्टी लग जाएगी। 30% कब कब लग जाएगी तुम्हारे ऊपर? जब तुम मानते हो कि तुम्हारी इनकम है, सोर्स प्रूफ करते हो, प्लस रिटर्न फाइल कर देते हो, प्लस उसके ऊपर इंटरेस्ट और टैक्सेस भर देते हो। इन सब केसेस में 30% लग जाएगी, अदरवाइज 60% लग जाएगी। अगर तुम्हारे पास कोई ऐसे ही अनअकाउंटेड इनकम मिल रही है, यानी चोरपंथी की इनकम मिल रही है तुमको, जो कि सेक्शन 68 से लेकर 69 डी तक की, अकाउंट में क्रेडिट हो गया, या फिर तुमने कोई एसेट खरीद लिया जिसका तुम सोर्स प्रूफ नहीं कर पा रहे, या तुमने इन्वेस्टमेंट खरीदी करी, उस पे 10% की पेनल्टी लग जाएगी। उस पे पेनल्टी कब कब नहीं लगेगी ना, जब आप वो इनकम आप अपने आईटीआर में ऑफर कर लोगे, या फिर अगर मिस रिपोर्टिंग या अंडर रिपोर्टिंग की आपके ऊपर पेनल्टी 100% या 50% या 200% लग जा रही, तो भी ये पेनल्टी आपके ऊपर नहीं लगेगी। तीसरा कहता है, अगर आपने टोटल इनकम में कोई ओमिशन कर दिया, ओमिशन कर दिया और उससे आपकी टोटल इनकम कम हो जाती है, जितनी भी फॉल्स एंट्री के कारण आपकी इनकम वो कम हो रही है ना, उसके ऊपर पूरा पूरा 100% का आपके ऊपर पेनल्टी लगा दी जाएगी। क्या इतनी बात आपको समझ में आती है? 271 ए ए सी, 271 ए ए बी, 271 ए ए डी। बी यानी बदमाशी 30%, सी यानी चोर बंदियान अकाउंट इनकम पे 10%, और डी यानी धोखेबाजी यानी सीधे 100%। ठीक है, सर्च के केस में 30-60%, सी यानी आपने अनडिस्क्लोज इनकम पे किया तो 10%, क्योंकि यहाँ पे टैक्स 78% लग जा रहा है, तो पेनल्टी 10% ही लगा रहे हैं। उसके अलावा 270 जब आपने धोखेबाजी करके जान उसकी अपनी इनकम कम कर दी, तो आपके पास 100% ऑफ डिफॉल्ट एंट्री की पेनल्टी लगा दी जाएगी। क्या इतनी बात आपको समझ में आती है? एक बार लंबी गहरी सांस लो। मैंने क्या बोला? मैंने अकाउंट्स की पेनल्टी बोली, 271 ए की पेनल्टी बोली, जहाँ पे आपने अगर अकाउंट्स मेंटेन नहीं किए तो आपके ऊपर 25,000 की पेनल्टी लगाई जाएगी। अगर आपने ऑडिट नहीं कराया बुक्स का, तो आपके ऊपर 1.5 लाख रुपए तक की, विच इज मैक्सिमम 0.25% ऑफ दी सेल्स लगा दी जाएगी। उसके अलावा अगर आपने बदमाशी की, सर्च के टाइम 30-60% की पेनल्टी लगा दी जाएगी। अगर आपने चोरपंथी की, आपने अनडिस्क्लोज इनकम लगा दी, 271 ए सी में आपके ऊपर सीधे सीधे 10% ऑफ द टैक्स की पेनल्टी लगा दी जाएगी। और अगर आपने धोखेबाजी की, यानी फॉल्स सबमिशन किया आपने अपने आईटीआर में ताकि इनकम कम हो जाए, तो 100% तक की पेनल्टी लगा दी जाएगी। क्या इतना आपको क्लियर होता है? बिल्कुल क्लियर होता है सर। आगे बढ़ते हैं। अगर आपने कैश लोन्स, एडवांसेस और कैश में लोन ले लिया 20,000 के ऊपर, यानी इन कॉन्ट्रावेंशन टू 269 एसएस कर दिया, या 269 एसटी का कॉन्ट्रावेंशन कर दिया, या 269 टी का कॉन्ट्रावेंशन कर दिया, यहाँ 20,00,000 के ऊपर कैश में ले लिया, या 20,000 के ऊपर कैश में दे दिया, या फिर यहाँ पे 2 लाख रुपए तक का तुमने कैश में सेल्स कर ली एक दिन में, एक ट्रांजेक्शन से रिलेटेड, तो ना तुम्हारे ऊपर सीधे 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 जितना अमाउंट तुमने लिया ना उसकी पेनल्टी लग जाएगी, यानी इन शॉर्ट 100% पेनल्टी लग जाएगी। ठीक है, तो सर कैसे कैसे याद होगा? मैं बोलूं एस एस डी, ठीक है, टी के बाद ई कर दो, डी के बाद ई आता है सीधे सीधे, एस के बाद टी आता है। सर क्या बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। 269 एस एस में 271 डी लगा दो, जैसे जैसे टी आ गया यहाँ पे ई लगा दो, और जो बचा वो डीए में डाल दो। ठीक है सर, कुछ भी नहीं याद हो रहा, समझ नहीं आ रहा, कुछ मत करो, इतना बोल दो कैश लोन में जितनी पेनल्टी है ना, सीधे सीधे 100% पेनल्टी है, तुम परसेंट बस याद रख लो, इतने में तुम्हारा काम हो जाएगा। क्या इतनी बात आपको समझ में आती है? बिल्कुल सर समझ में आती है। आगे सर वापस ट्रांसफर प्राइसिंग में आते हैं। ट्रांसफर प्राइसिंग ना क्या होता है, एक ग्लोबल ट्रांजेक्शन होते हैं, ग्लोबल ट्रांजेक्शन, ठीक है, ग्लोबल ग्लोबल। तो इसमें ना जी सीरीज आती है, जितनी भी इंटरनेशनल रिपोर्टिंग से रिलेटेड आपकी पेनल्टीज है ना, सब जी सीरीज है, जी, जी ए, जी बी। ठीक है, जी बी से ग्लोबल होता है। पहले पहले इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन से रिलेटेड पढ़ते हैं। अगर आपने ना इंफॉर्मेशन अंडर सेक्शन 92 डी फर्निश करने में भूल कर दी,
तो आपके ऊपर ना जितने की भूल की है ना उस पे 2% की पेनल्टी लगा देंगे। 92 डी कौन सी होती है? आपने मास्टर फाइल कंपनी कंप्लीट नहीं की, टीपी रिपोर्ट नहीं दी, इन सब की गलती की, फेलियर टू फर्निश किया है, तो जी के अंदर, ग्लोबल के अंदर ना आपको सीधे सीधे 2% की पेनल्टी लगा दी जाएगी। अगर कहता है आपने कहता है आपने 285 ए की रिपोर्टिंग नहीं की, 285 ए की रिपोर्टिंग नहीं की है, 285 ए की रिपोर्टिंग नहीं की है। 285 ए क्या होता है? तुमने कैपिटल गेन में एनआर टैक्सेशन में पढ़ा हुआ है कि अगर कोई फॉरेन कंपनी जिसका मेन एसेट इंडिया में लोकेट है, जो अपनी वैल्यू डिराइव करता है इंडिया से, तो उस कंपनी का अगर ट्रांसफर होता है ना, तो मान लिया जाएगा कि कैपिटल गेन इंडिया में टैक्सेबल। इनडायरेक्ट ट्रांसफर जो तुम पढ़ के आए हो, इनडायरेक्ट ट्रांसफर में अगर उस इनडायरेक्ट ट्रांसफर में ना ओनरशिप में चेंज आ रहा है, उस कंपनी का ओनरशिप में चेंज आ रहा है ना, तो अगर तुमने रिपोर्टिंग नहीं की, 2% ऑफ द ट्रांजेक्शन वैल्यू तुमको पेनल्टी लगा दी जाएगी। सर क्या बोल रहे हैं? फॉर एग्जांपल जैसे हमारा मॉरिशियस वाला एग्जांपल था, सीजीपी इंडिया में हचसन एसआर को होल्ड करती है, सीजीपी की सेल हो गया, ठीक है, तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हचसन एसआर टू रिपोर्ट टू गवर्नमेंट की मेरी ओनरशिप चेंज हो चुकी है, या मेरे शेयर्स चेंज हो चुके हैं, या मेरे ओनर्स चेंज हो चुके हैं। अगर अगर हचसन एसआर फेल कर देती है इस चीज को रिपोर्ट करने के लिए, 2% ऑफ द ट्रांजेक्शन वैल्यू की पेनल्टी लग जाएगी, अगर हचसन एसआर की ओनरशिप चेंज हुई है। और अगर ओनरशिप नहीं चेंज हुई, तो 5 लाख रुपए तक की पेनल्टी लगा दी जाएगी। क्या इतनी बात आपको समझ में आती है? इनडायरेक्ट ट्रांसफर में अगर ओनरशिप चेंज होती है तो 2% ऑफ द ट्रांजेक्शन वैल्यू, अगर ओनरशिप चेंज नहीं होती तो 5 लाख तक की पेनल्टी, अगर इंडियन कंपनी उसको रिपोर्ट नहीं करती है तो। ठीक हुई इतनी बात। फिर कहता है अगर जीबी ग्लोबल यानी कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग में अगर कोई कंपनी फेल करती है ना इंडियन कंपोनेंट, 5,000 रुपए पर डे पर मंथ के हिसाब से लगती है, और पर डे तक लगती है फॉर अ मंथ। उसके बाद 15,000 पर डे की पेनल्टी लगाई जाती है। इतनी भारी भारी पेनल्टियां ना ग्लोबल लेवल पे ही होती है ट्रांसफर प्राइसिंग में। तो मैंने क्या बोला, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में 271 जी में अगर आपने कोई मास्टर फाइल टीपी रिपोर्ट मेंटेन नहीं की, 2% ऑफ द ट्रांजेक्शन वैल्यू की पेनल्टी लग जाएगी। अगर 271 जीए में अगर आपने इनडायरेक्ट ट्रांसफर रिपोर्ट नहीं किया और आपका इंडियन कंसर्न का ओनरशिप चेंज हो रही है, तो 2% ऑफ द ट्रांजेक्शन वैल्यू लग जाएगा, और अदर केसेस में 5 लाख की पेनल्टी लग जाएगी। और अगर आपने सीबीसी रिपोर्टिंग नहीं किया, तो आपके ऊपर 5,000 रुपए पहले महीने के लिए और अगले महीने से 15,000 रुपए पर डे की पेनल्टी लग जाएगी। क्या इतनी बातें आपको क्लियर होती हैं? ठीक है सर, इतनी बातें क्लियर होती है उनको। अब ट्रांसफर प्राइसिंग से रिलेटेड ना बुक्स अकाउंट्स की भी है और बुक्स के ऑडिट की भी पेनल्टीज है। ऊपर तुमने पढ़ा 271 ए अकाउंट्स के लिए, यहाँ 271 डबल है। यहाँ पे भी आपने अगर अपने अकाउंट्स मेंटेन नहीं किया ना, टीपी रिपोर्ट मेंटेन नहीं किया है, ढंग से रिपोर्ट नहीं किया, या फिर आपने फर्निश इन्फॉर्मेशन गलत किया, इसमें भी 2% पेनल्टी लग जाती है। ऑलमोस्ट सेम टू सेम तुम 271 जी में पढ़ के आ चुके हो। उसके अलावा अगर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट नहीं कराया ना, यानी 271 बी ए यानी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट, अगर तुमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट नहीं करवाया हुआ ना, तो तुम्हारे ऊपर 1 लाख रुपए की पेनल्टी लग जाएगी। बुक्स का ऑडिट क्या होता है? जो तुम 3CE भी भरते हो, जो ट्रांसफर प्राइसिंग की ऑडिट रिपोर्ट फाइल होती है ना, 3CE, तुमने ऑफिस में देखा होगा, नहीं देखा तो याद कर लो। 3CE जब भी फाइल होती है, अगर वो फाइल टाइम पे नहीं होती तो सीधे 1 लाख रुपए की पेनल्टी लग जाएगी। क्या इतनी बातें आपको क्लियर होती हैं? अरे बोलो ना हाँ एक बार, इतनी बातें क्लियर होती है कि नहीं होती है? फिर बात करते हैं सीधे सीधे एसएफटीज की। एसएफटीज के अंदर सबसे पहले सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है इसलिए एफ है, इसलिए 271 एफ ए और एफ डबल है। ठीक है, बहुत लेम है लेकिन ध्यान देना, 271 एफ ए और एफ डबल है, दो पेनल्टीज है। अगर आपको एसएफटीज का रिटर्न फाइल करना था लेकिन आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, तो आपके ऊपर ना 500 रुपए पर डे की पेनल्टी लगेगी। जैसे 31st में ड्यू डेट रहती है, जितने दिन तुम डिले करोगे ना उतने दिन तक 500 रुपए की पेनल्टी लगेगी। लेकिन जिस दिन नोटिस आ गया ना तुम्हारे पास, और नोटिस में जो डेट दी हुई है ना कि इस डेट तक तुमको रिटर्न फाइल करना है, उस डेट तक अगर तुमने फाइल कर दिया ना, तो 500 रुपए की पेनल्टी लगेगी। लेकिन अगर उस डेट के बाद भी तुमने रिटर्न फाइल नहीं किया ना, तो तब से 1,000 रुपए पर डे की पेनल्टी लग जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, तुमको नोटिस आता है, नोटिस में लिखा हुआ है कि 31 अगस्त तक तुम फाइल कर लो एसएफटी का रिटर्न। अगर तुमने 31 अगस्त को फाइल नहीं किया ना, तो 1 सितंबर से 1,000 रुपए पर डे का लगने लग जाएगा तुम्हारे ऊपर पेनल्टी। सेक्शन 271 एफ क्या होता है? सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से रिलेटेड पेनल्टी। सेकंड थिंग, अगर ना तुमने एसएफटीज में कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे दी, तुमने इन्फॉर्मेशन ऐसी दे दी जो गलत है, इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे दी, तुम्हारे ऊपर सीधे सीधे 50,000 रुपए की पेनल्टी लग जाएगी। क्या इतनी बात तुमको समझ में आती है? बिल्कुल सर समझ में आती है। अदर्स में क्या कहते हैं? अदर्स पेनल्टी। अब हमने 5 हेड्स कवर कर लिया, वापस एक बार जल्दी से देखते हैं। हमने 1 2 3 4 5 हमने बुक्स का देख लिया, चोरपंथी, कैश, लोन ट्रांसफर, प्राइसिंग, एसएफटीज एंड अदर्स। अब अदर्स बचा, अदर्स को सिर्फ कवर करना है। ध्यान से सुनते चलना, बड़े आराम से ये भी कवर हो जाएगा, छोटा सा ही है। 271 डबल ए, ए ट्रस्ट। अगर ट्रस्ट ने
11 ए में जो रजिस्टर्ड है, 11 में रजिस्टर्ड है, 1023 में रजिस्टर्ड है, वो किसी रिलेटेड पर्सन को बेनिफिट देता है ना, रिलेटेड पर्सन को। यानी अगर मैं हूँ, मेरी ट्रस्ट है, ठीक है, मैं ट्रस्ट में ट्रस्टी हूँ, और अगर ट्रस्ट बेनिफिट मेरे को दे रहा है, तो जितने का बेनिफिट मेरे को दिया ना, उतने का 100% का अमाउंट वायलेशन माना जाएगा। जितने का एडवांटेज मेरे को दिया ना, उतने की पेनल्टी लगा दी जाएगी। वायलेशन में डिसअलाउ तो होगा ही होगा, पेनल्टी 100% की और लगा दी। और नहीं, वो ट्रस्ट दोबारा गलती कर रहा है, तीसरी बार गलती कर रहा है, चौथी बार कर रहा है, तो इसलिए 200% ऑफ द अमाउंट अप्लाइड इन सब्सिक्वेंट वायलेशन आपके ऊपर पेनल्टी लगा दी जाएगी। क्या आपको इतनी बात समझ में आती है? जी सर, बिल्कुल समझ में आती है। आगे जाते हैं। 271 जे। जे, अगर तुम प्रोफेशनल हो ना, 194 जे वाले प्रोफेशनल हो, और तुमने ना कोई गलत रिपोर्ट सबमिट की, तुम सीए हो, तुमने गलत रिपोर्ट सबमिट की, या फिर तुम रजिस्टर्ड वैल्यूअर हो, तुम मर्चेंट बैंकर हो ना, जितनी बार गलत रिपोर्ट फर्निश करोगे, उतनी बार 10,000 रुपए की पेनल्टी तुम्हारे ऊपर लगा देंगे। क्या इतनी बात आपको समझ में आती है? जी सर, बिल्कुल समझ में आती है, बिल्कुल एनर्जी समझ में आती है। आगे, लास्ट में 271 के सबसे इंपॉर्टेंट नई नई सी पेनल्टी। अगर 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 इससे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट पे आते हैं। जितने भी ट्रस्ट है ना, 80 जी में रजिस्टर्ड, 80 जी में रजिस्टर्ड, उनको ना एक फॉर्म फर्निश करना पड़ता है, फॉर्म 10 बीडी। जितने भी उनको ना डोनेशंस मिलते हैं ना साल भर में, इस फॉर्म 10 बीडी में रिपोर्ट करने पड़ते हैं। इस 10 बीडी को जब वो अपने ई फाइलिंग पोर्टल पे फर्निश करते हैं, तो 10 बी करके एक फॉर्म निकलता है। वो फॉर्म सामने वाले पार्टी जिसने डोनेशन दिया, उस पार्टी के एआईएस पोर्टल पर रिफ्लेक्ट होता है, ताकि वो डोनेशन एलिजिबल हो सके फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 जी। ठीक हो गई इतनी बात। तो जब फॉर्म 10 बी जो फर्निश करेगा डिटेल्स ऑफ डोनेशन, डिटेल्स ऑफ डोनेशन, इस डोनेशन को अगर अगर फर्निश करने में गलती कर रहा है ना कोई ट्रस्ट, या फिर कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन जो 35 AD में जो साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन है, उन सबको ना 10,000 से लेके 1 लाख तक की पेनल्टी लग जाएगी। और ये पेनल्टी कौन लगाएगा? अपने एओ साहब पेनल्टी लगाएंगे। क्या इतनी बात आपको समझ में आती है? फिर लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट पेनल्टी, इसमें चेंजेस भी है इस साल, बड़े ध्यान से सुनना। अगर आप टीडीएस डिडक्ट करना भूल जाते हो, किसी भी सेक्शन डिडक्ट करना चाहते हो, जितनी गलती हुई नॉन डिडक्शन की, उतने की पेनल्टी ज्वाइंट कमिश्नर आपके पास लगा सकता है। और अगर आप पेमेंट करना भूल जाते हो ना, डिडक्ट करना अलग चीज है, पेमेंट करना अलग चीज है। अगर आपने डिडक्शन की पेनल्टी लगे, तो जरूरी नहीं आपके ऊपर पेमेंट की पेनल्टी लगे। पेमेंट की पेनल्टी ना, नॉन पेमेंट की पेनल्टी सिर्फ 4 केसेस में लगती है। जब आपने विनिंग्स का टीडीएस काट के पे नहीं किया ना, आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी। आपने वर्चुअल डिजिटल एसेट्स का टीडीएस काट लिया लेकिन पेमेंट नहीं किया, तो पेनल्टी लग जाएगी। ऑनलाइन गेमिंग से रिलेटेड आपने टीडीएस काट लिया लेकिन पेनल्टी, अगर आपने पे नहीं किया तो पेनल्टी लग जाएगी। और 194 आर वाले परक्विजिट्स के ऊपर अगर आपने टीडीएस काट लिया और पेमेंट नहीं किया, तो आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी। क्या 194 सी का आपने टीडीएस काटा और पेमेंट नहीं किया तो क्या पेनल्टी लगेगी? जी नहीं सर, पेनल्टी नहीं लगेगी। ये डिडक्शन की पेनल्टी है, पेमेंट की पेनल्टी सिर्फ और सिर्फ 4 सेक्शंस के लिए। क्या इतनी बातें हमको समझ में आती है? सर, हमारी मेजर पेनल्टीज यहाँ पे कवर होगी। एक बार बिल्कुल सुपर फास्ट ट्रैक तरीके से ना पेनल्टीज को सारी की सारी वापस करते हैं, पूरी सारी की सारी वापस देखते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स 271 ए अगर आपने मेंटेन नहीं की, सीधे से 25,000 की पेनल्टी आपके ऊपर लग जाएगी। अगर 271 में अगर आपने उसको ऑडिट नहीं करा, सीधे सीधे आपके ऊपर 0.5% ऑफ द सेल्स एंड 1.5 लाख तक की मैक्सिमम पेनल्टी लग जाएगी। अगर आप बदमाशी करते हो, सर्च के टाइम पे कुछ अनडिस्क्लोज इनकम मिलती है, तो आपके ऊपर 30% 60% की पेनल्टी लग जाएगी। अगर 271 डबल एसी आपके पास कोई अनअकाउंटेड इनकम आती है, सेक्शन 68 से लेकर 69 तक की, आपने चोरपंथी की, तो 10% ऑफ द टैक्स के ऊपर पेनल्टी लग जाएगी। टैक्स कितना? 60%, 25%, 4%। पेनल्टी आपके ऊपर नहीं लगेगी अगर आपने इनकम रिटर्न में ऑफर कर दी, और आपके ऊपर पेनल्टी तब भी नहीं लगी जब आपके ऊपर मिस रिपोर्टिंग और अंडर रिपोर्टिंग में आपने टैक्स भर दिया 50 या 200%। उसके अलावा अगर आपने आईटीआर में कोई फॉल्स सबमिशन करके अपनी इनकम कम की, तो 100% तक की आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी। अगर आपने लोन्स एडवांसेस और ये इसके ऊपर लोन्स एंड एडवांसेस या फिर डिपॉजिट्स कैश में रखे हैं, ले रखे हैं, तो फिर आपके ऊपर 269 एसएस में अमाउंट रिसीव्ड इन कैश वाली पेनल्टी लग जाएगी। अगर आप 269 एसएस का कॉन्ट्रावेंशन करते हो, तो आपके ऊपर 100% की पेनल्टी लग जाएगी, जितना आप कैश में ले रहे हो। 269 271 ई में अगर आप 260 का कॉन्ट्रावेंशन करते हो, यानी आपने पेमेंट 20,000 ज्यादा कैश में कर दी, जितना कैश में रिपेमेंट करे उतने की पेनल्टी लग जाएगी। और 271 डीए में 269 एसटी की पेनल्टी लग जाएगी, यानी आप जितना भी कैश सेल्स कर रहे हो 2 लाख के ऊपर विद रिस्पेक्ट टू सिंगल ट्रांजेक्शन, सिंगल पर्सन, अगर एक दिन में करो, जितना अमाउंट रिसीव करो उतने की पेनल्टी लग जाएगी। फिर बात आती है ट्रांसफर प्राइसिंग की। ट्रांसफर प्राइसिंग में जितने भी इंटरनेशनल रिपोर्टिंग से रिलेटेड है, अगर आपने कोई मास्टर फाइल या टीपी रिपोर्ट्स फर्निश नहीं की, तो आपके ऊपर 2% ऑफ द ट्रांजेक्शन वैल्यू की पेनल्टी लग जाएगी। अगर आपके यहाँ पे इनडायरेक्ट ट्रांसफर हुआ है और इंडियन एंटिटी में ओनरशिप भी चेंज हो रहा है, और उसके बाद 2% ओनरशिप चेंज हो रहा है, तो और आपने रिपोर्ट नहीं किया, 2% तक की ट्रांजेक्शन वैल्यू की पेनल्टी लग जाएगी। अदर केसेस में 5 लाख रुपए तक की पेनल्टी लग जाएगी। और लास्ट में कहता है, अगर आपने सीबीसी रिपोर्टिंग में कोई गलती कर दी ना, तो आपके ऊपर 5,000 रुपए पर डे पर फॉर अ मंथ पेनल्टी लगेगी, और 1 मंथ के बाद वही पेनल्टी 15,000 रुपए पर डे हो जाएगी। एक और चीज का ध्यान देना, अगर आपने इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन से रिलेटेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं किए, तो आपके ऊपर 2% की पेनल्टी लग जाएगी ट्रांजेक्शन वैल्यू की। और अगर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट नहीं किया, यानी ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट 3CE भी फर्निश नहीं किया विद इन टाइम,
तो फिर आपके ऊपर 1 लाख तक की पेनल्टी लग जाएगी। एसएफटी ट्रांज़ैक्शन 271 एफए में अगर आपने फेलियर टू फर्निश एसएफटी ट्रांज़ैक्शन विदिन टाइम नहीं किया, तो ₹500 टिल द डेट मेंशन इन द नोटिस लग जाएगी। उसके बाद फिर ₹1000 पर डे आफ्टर द नोटिस डेट लग जाएगा। एक और चीज़ का ध्यान देना, अगर आपने इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन फर्निश किया तो आपकी ओर 50,000 तक की पेनल्टी लग जाएगी। और एक बात ध्यान दे देना, अगर 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 आप ट्रस्ट हो और आपने किसी स्पेसिफाइड पर्सन के लिए अपने अमाउंट यूज किया हुआ है तो 100% तक स्पेसिफाइड पर्सन यानी रिलेटेड पर्सन के लिए पेन अमाउंट यूज किया हुआ है तो फर्स्ट वायलेशन में 100% और सब्सिक्वेंट वायलेशंस में 200% तक की पेनल्टी लग जाएगी। अगर आप रजिस्टर्ड वैल्यू और आप मर्चेंट बैंक और आप चार्टर्ड अकाउंटेंट और आपने गलत रिपोर्ट फर्निश की 10,000 तक की पेनल्टी लग जाएगी। उसके अलावा अगर आप एटीजी में रजिस्टर्ड पर्सन है 35 में रजिस्टर्ड पर्सन हो, आपने इन्फॉर्मेशन फर्निश नहीं किया 10 वगैरह में, तो आपके ऊपर 10,000 से लेके 1 लाख तक की पेनल्टी लग जाएगी। और अगर आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया तो आपके ऊपर 100% की पेनल्टी लग जाएगी, और पेमेंट इन 4 सेक्शंस में नहीं किया तो भी 100% की पेनल्टी लग जाएगी। क्या इतनी बात आपको समझ में आती है? ये सब बिल्कुल समझ में आती है, एकदम हो जाता है हमारा। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेनल्टी फॉर अंडर रिपोर्टिंग। हमने सब कवर कर लिया यहाँ का। अब बात करते हैं अंडर रिपोर्टिंग और मिस रिपोर्टिंग की। अगर 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 हमने अंडर रिपोर्टिंग किया, मिस रिपोर्टिंग की, अंडर रिपोर्टिंग में 50% ऑफ द टैक्स की पेनल्टी लगती है, मिस रिपोर्टिंग में हमने 200% की। अंडर रिपोर्टिंग क्या थी? 10 लाख, हमने 5 लाख बताई। मिस रिपोर्टिंग हमने जानबूझ से गलत बता दी, गलत ही बताई, बिल्कुल जानबूझ से गलत बताई, कम नहीं बताई लेकिन बिल्कुल गलत बताई। कब कब अंडर रिपोर्टिंग होती है, कब कब मिस रिपोर्टिंग होती है, किसको अंडर रिपोर्टिंग बोलते हैं? मिस रिपोर्टिंग मतलब क्या होता है कि आपने सपरेशन ऑफ फैक्ट्स किया है, कुछ आपने छुपा रखा है। सेकंड थिंग, आपने किसी इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड नहीं किया। आप एक्सपेंडिचर जो होना चाहिए था उसका एविडेंस ही नहीं है, आपने एविडेंस एक्सपेंडिचर ले रखा है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लेकिन कोई एविडेंस नहीं है। आपने फॉल्स एंट्री की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, आपने रिसीट्स मेंटेन नहीं की, जो भी सेल्स हो रही थी कैश की आप उड़ाते चले गए, या फिर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को आपने रिपोर्ट नहीं किया। इन सब केसेस में मान लिया जाएगा अंडर रिपोर्टिंग ही मिस रिपोर्टिंग है, आपके ऊपर 200% का टैक्स लगा दिया जाएगा। अदरवाइज जो भी केसेस होते हैं उनको 50% का टैक्स लगा दिया जाएगा। अंडर रिपोर्टिंग कैसे निकालते हैं? बड़े आराम से सुनना। अगर अंडर रिपोर्टिंग कैसे निकालेंगे? अगर आपने पहले अंडर रिपोर्टिंग, यानी अंडर रिपोर्टिंग हो क्या रहा है, एक बार वापस रिकॉल करो। आपने 10 लाख की इनकम थी, आपने 5 लाख की रिपोर्ट की। तो क्या कितनी अंडर रिपोर्टिंग है? 5 लाख रुपए। बड़ा सिंपल सा लॉजिक से तुमने 5 लाख निकाल लिया। लेकिन अगर ये टेक्निकलिटी आएगी नहीं तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पे दिया हुआ है। अगर तुमने रिटर्न फॉर द फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हो, नोटिस आने के बाद फाइल कर रहे हो या फाइल ही नहीं किया था पहले, और आप कंपनी हो, जितनी नोटिस में इनकम होगी ना वो अंडर रिपोर्टेड इनकम होगी। ठीक है? और अगर आप स्लैब रेट वाले एसएससी हो तो जितनी इनकम नोटिस में होगी माइनस बेसिक एग्जीक्यूटिव अंडर रिपोर्टेड इनकम हो जाएगी। टैक्स कितना होगा अंडर रिपोर्टेड इनकम का? जितना टैक्स बन रहा है उतना टैक्स हमारा अंडर रिपोर्टेड का टैक्स हो जाएगा। अगर तुम रिटर्न पहले ही फाइल कर चुके हो ना, और जितनी 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 इनकम तुम्हारे नोटिस में आ रही है और वो ज्यादा है तुम्हारे असेस्ड इनकम से, यानी 143 के 1 के इनकम से ज्यादा है तुम्हारी असेस्ड इनकम, तो अंडर रिपोर्टेड इनकम क्या होगी? जितनी असेस्ड है माइनस डिफरेंस। टैक्स कितना होगा? जितना तुम्हारे ऊपर अभी टैक्स लग रहा है माइनस जितना तुमने पहले टैक्स भर दिया था उतनी तुम्हारी अंडर रिपोर्टेड इनकम हो जाएगी। क्या तुमको इसमें कोई दिक्कत आ रही है क्या? मतलब तुमको जितना एडिशनल टैक्स बन रहा है, टोटल टैक्स जितना अभी बन रहा है एज पर असेस्ड इनकम माइनस जितना तुम भर चुके हो, ये तुम्हारी अंडर रिपोर्टेड इनकम का टैक्स बन जाएगा। क्या तुमको इसमें कोई दिक्कत आ रही है? एक बार हाँ बोल देना, क्या कोई दिक्कत आ रही है क्या? हाँ बोल दोगे मुझे अच्छा लगेगा। कोई दिक्कत नहीं आ रही है सर। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। रीअसेसमेंट। रीअसेसमेंट क्या होता है? आपका आपने असेसमेंट, आपका रिटर्न फाइल हो गया था, आपके पास इंटीमेशन ऑर्डर आ गया, फिर एओ ने आपकी इनकम निकाली सेक्शन 143(3) के अकॉर्डिंग और उसने इनकम ज्यादा निकाल दी। आपने 10 लाख का फाइल किया था और 10 लाख के बाद एओ ने 15 लाख कर दिया। रियस उसके बाद फिर अंडर रिपोर्टिंग देखी जा रही है कि नहीं देखी जा रही, वो देखते हैं। आपकी इनकम असेस्ड अर्लियर कितनी थी? मान लो 10 लाख थी, एओ ने रीअसेस करके 15 लाख निकाल दी, तो अंडर रिपोर्टेड इनकम कितनी होगी? अंडर रिपोर्टेड इनकम कितनी होगी? इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगी। टैक्स कैसे निकालोगे? 15 लाख पे जितना टैक्स हो रहा है माइनस 10 लाख पे कितना टैक्स हो रहा था, सीधे सीधे आ जाएगा तुम्हारा ही, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लॉस एज रिड्यूस को आप इग्नोर कर सकते हो फॉर द टाइम बिंग, मैट को भी इग्नोर कर सकते हो, इसमें कुछ भी इतना टेक्निकल नहीं है। जो आपने ऊपर पढ़ा कि पहले वाली जितनी इनकम आपने शो नहीं की हुई थी, यानी अब जितनी इनकम पे टैक्स लिख के आ रहे हैं नोटिस में वर्सेस जितना आपने पहले टैक्स भर दिया था, इन दोनों का डिफरेंस ही आपका यहाँ पे बन जाता है अंडर रिपोर्टेड इनकम, और उसी के ऊपर टैक्स बन जाता है। आप मैट वाला इग्नोर कर सकते हो फॉर द टाइम, इतना आपको परेशानी वाली बात नहीं आएगी। ठीक हो गई इतनी बात। उसके बाद कहता है कि इम्यूनिटी मिल सकती है अंडर रिपोर्टिंग की, अगर एसएससी इंटरेस्ट और टैक्स पे कर दे, अपील में नहीं जाएगा। इम्यूनिटी तभी ही मिलेगी जब वो अंडर रिपोर्टिंग है, वो मिस रिपोर्टिंग नहीं।
ठीक हो गई इतनी बात? क्या इतनी बातें आपको समझ में आती हैं? हाँ सर, इतने में आपकी पेनल्टीज़ पूरी खत्म हो गई। ऑफेंसेस, प्रोसिक्यूशंस आप सारे के सारे इग्नोर कर सकते हो, सिर्फ 2 ध्यान रखना। अगर आपने जानबूझ के टैक्स एवेड करने की कोशिश की है ना और टैक्स इवेजन 25 लाख से ज़्यादा का है, तो आपके ऊपर 6 महीने से लेके 7 साल तक की पेनल्टी लग जाएगी। आप फाइन वो लगेगा आपके ऊपर प्रोसिक्यूशन। और अदरवाइज़ अगर 25 लाख से कम का है, तो 3 महीने से 2 साल तक। 6 मंथ से लेके 7 इयर्स यहाँ याद रखो और यहाँ पे 3 मंथ से लेके 2 इयर्स आपको याद रखने पड़ेंगे। और यही अगर आपने रिटर्न फाइल करना जानबूझ के आपने रिटर्न नहीं फाइल किया और टैक्स 25 लाख से ज्यादा का है ना, तो आपके पास 6 महीने से लेके 1 साल 7 साल तक की पेनल्टी लग जाएगी। अदरवाइज 3 महीने से लेके 2 साल तक की पेनल्टी लग जाएगी। आपका पूरा चैप्टर यहाँ कवर हो गया। एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना। इस इतना सुन के चले जाओगे ना तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा। तब तक के लिए टेक केयर, एंजॉय स्टडी।